जय हिंद डियर, आज हम साइटोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ने आ गए हैं। तो क्या आप तैयार हैं साइटोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ने के लिए? चलिए, आप तैयार नहीं होंगे फिर भी आपको तैयार कर देंगे। साइटोलॉजी का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे भाई साहब। कोशिका विज्ञान का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल पर हम चैप्टर साइटोलॉजी आपका पढ़ाएंगे। हालांकि ये चैप्टर तो हमारे 11th का है, लेकिन हम इसके अंदर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सेले के बारे में जनरल को और पढ़े से बायोलॉजी का फायदा आपको, इसीलिए हम साइटोलॉजी के एक एक कण को बारीकी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मेन बातों को पढ़ेंगे। अब कहिएगा पूरा ढुका दीजिए, तो पूरा कहां से? एकदम मेन जो बातें हैं उसको हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी के अंदर कि क्या क्या ये चैप्टर अपने अंदर क्या राज को छिपाए रखा है, क्या सेल अपने अंदर राज को छिपाए रखा है, उसके मेन बातों को हम परखेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आपने पहला वीडियो पहला लेक्चर देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए जाके पहले वहां, अरे पहले नहीं भाई, अभी रुक जाओ, अभी ये दूसरा पार्ट देख लो, उसके बाद पहला पार्ट जाके देखना। अरे समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। मेरे पास जब जागा तभी सवेरा, समझा? बिचुआ से आओ चाहे पिछुआ से आओ, एकदम जखने आएगा तखने समझ में आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप रहो, आप दूसरे पार्ट पढ़ो, इसे पढ़ने के बाद आप पहला पार्ट पढ़ लेना, ठीक है? लेकिन जरूर पढ़ना पहला पार्ट, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी का दूसरा पार्ट, जो 11th का चैप्टर से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा काफी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। तो साइटोलॉजी का हिंदी की अगर बात करता है तो क्या होता है भाई साहब? कोशिका विज्ञान। क्या होता है? कोशिका विज्ञान। मतलब जिसके अंदर कोशिका के बारे में जानकारी पूरा अच्छा तरीके से लेते हैं, वह तो हमारा कोशिका विज्ञान कहलाता है। साइटोलॉजी का हिंदी, साइटो हम बताए थे, साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब क्या हो जाता है जी? स्टडी होता है, और स्टडी का मतलब अध्ययन करना। मतलब जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलावा है? हमारा साइटोलॉजी कहलाता है, बोले तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अरे जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है जी? साइटोलॉजी कहलाता है, बोले तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलो, अब हमने सेल के बारे में आपको बहुत चीजें बताए थे, लेकिन फिर हम एक बार कहते हैं कि अगर इस धरती पर अभी हम यहाँ पर आपसे बोल पा रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य श्रेय किसके जाता है? हमारे अंदर उपस्थित मौजूदगी, हमारा जो सेल हैं, उसी सेल के वजह से हम हाथ भी ऐसे कर रहे हैं, उसी सेल के वजह से ऐसे कर रहे हैं, उसी सेल की वजह से हमारा मुंह फट रहा है। मतलब जो भी कुछ हम ऐच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं या अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं, वो सब का सब देन हमारा किसका है जी? सेल का है। ये सब बातें हमने पहले चैप्टर में हमने रख दिया आपके सामने। सेल के बिना हम लोग अधूरा हैं। अधूरा क्या? एकदम बेकार है, एकदम मरा हुआ सामान है। एक बात जान लीजिएगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे के अंदर के सेल जिंदा है। जिस दिन सेल गेलो भीतरे, उस दिन हम चल गलियो भीतरे। इतना बात जान लीजिएगा। तो सेल, अब बताओ, जो हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए प्रोटेक्शन देना चाहिए। अरे प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा देना चाहिए। अरे जाहिर सी बात है, हमारे लिए जो भी अच्छा काम करते हैं, जैसे कि हमारे पीएम हो गए, सीएम हो गए, तो आपके जितने भी आपका चाहे पब्लिसिटी, मतलब जिनको पब्लिसिटी मिल चुका है उनको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो कोई बाहर से हमला कर देगा और फिर क्या होगा, वो नतीजा तो पता है। उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए ये सेल एकदम बहुत अच्छे चीज है। हमारे जिंदा रहने के लिए ये सेल काफी जरूरी चीज है। जिंदा रहने के लिए हमें सेल क्या है जी? बहुत जरूरी चीजें हैं। तो बताओ भाई साहब, इस सेल को प्रोटेक्शन दोगे कि नहीं दोगे? प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा दोगे कि नहीं दोगे? कि कहा दोगे कि मरना तो मर, हमरा और से की मतलब हो? नहीं, प्रोटेक्शन देंगे। तो ये हम कवरिंग ऑफ सेल को कवर करते हैं। 2 पार्ट में सेल को भगवान कवर करके भेजे हैं ताकि सेल आपका अच्छा तरीके से रह पाए। 2 प्रकार के कौन कौन है जी सेल को कवर करने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला? कौन बॉडीगार्ड है? एक सेल वॉल। कौन है जी? सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, और एक होता है सेल मेम्ब्रेन। एक होता है सेल वॉल और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कोशिका झिल्ली, एक का मतलब होता है सेल का मतलब कोशिका, और वॉल का मतलब होता है भित्ति। क्या होता है? भित्ति होता है। और यहाँ को सेल का मतलब कोशिका और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। क्या होता है? झिल्ली। तो बताइए, भित्ति का मतलब होता है, नहीं कहता है कि भित्तिया से एकदम अड़ल है लोगों की देहिया में जाने नहीं है। भित्ति का मतलब होता है दीवाल। भित्ति का मतलब क्या होता है? गांव भाषा में कोई नहीं कहता है कि भित्तिया से रगड़ा ले लोगे कि देहिया में जाने नहीं छोड़ा के, तो वही कहते हैं भित्ति का मतलब होता है दीवाल। मतलब अब इस सेल के लिए
इस सेल के लिए भगवान एक वॉल बनाए, दीवार बनाए, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जाने। ये कोशिका भित्ति के नाम से जाने तो एगो बाहर से जो सेल को सुरक्षा देता है, ये देखो आपकी सेल है, इस सेल के जो ये बाहर से सुरक्षा दे रहा है इसे सेल वॉल कहते हैं। लेकिन सेल के जो अंदर से सुरक्षा देता है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बातें समझ में आ रहा है? जो बाहर से सुरक्षा देता है सेल को उसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि जो सेल को अंदर से सुरक्षा देता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बोले तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब बातें आती है कि सबसे पहले सेल के अंदर कौन बताए कि आखिरकार सेल के अंदर एगो दीवार हुआ है, कौन बताएं? तो आपको पता है वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के बारे में बताया, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था जी? रॉबर्ट हुक नाम था, जिन्होंने सेल के बारे में बताया। और कौन सा सेल? डेड सेल के बारे में बताया था। जबकि लिविंग सेल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जबकि डेड सेल के सबसे प्रथम बार बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। और यह रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल के अंदर सेल वॉल का पता लगाया था। मतलब डिस्कवर्ड बाय सेल बोले या डिस्कवर्ड बाय सेल वॉल बोले, दोनों के हमारा खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक साहब हैं। जबकि हमारा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के डिस्कवर अगर बोलेगा तो क्रैमर एंड नागेली हो जाएंगे। कौन होंगे? क्रैमर एंड नागेली। क्रैमर एंड नागेली भीतर से देखे थे सेल के, जबकि सेल वॉल को हमारा रॉबर्ट हुक बाहरी से देखे थे। एगो भीतर से देखा था वो क्रैमर एंड नागेली, एगो बाहरी से खाली देखा वो हमारे थे कौन? रॉबर्ट हुक थे। तो आइए अब इसके काम क्या है? फंक्शन का मतलब काम। हमारे इस सेल वॉल के क्या काम होते हैं? तो भाई साहब सेल वॉल दीवार का क्या काम होता है आपको बढ़िया से पता है। पहली बात तो ये प्रोटेक्शन करेगा, सुरक्षा करेगा। अरे हम यहाँ पर सुरक्षित कैसे हैं कि बाहर से हमको ये दीवार प्रोटेक्शन दे रहा है। और अगर ये बाहर से दीवार उवाल अगर नहीं लगा रहता, मार तो ढेला ऐसे करके जब पहाड़ ले फूट फाट के जब हरा गलो खून खून। इसीलिए हमारे उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने सुरक्षा के लिए अपने घर के लिए दीवार बनाते हैं, उसी प्रकार से इस सेल के लिए सेल वॉल बनाया गया है। मतलब पहला बोलेंगे कि बाहर से आ रहे हमारे कुछ भी खराब चीजें, तो एजा पर तो कोई ईटा पत्थर नहीं ना मारेगा, एजा पर बैक्टीरिया का हमला होगा, टॉक्सिक कंपाउंड, खराब चीजों, जहरीले पदार्थों का अवशोषण होगा। तो ये क्या करेगा? सेल वॉल उसको अंदर आवे से रोकेगा। कौची करेगा? अंदर आवे से सेल वॉल हमारा क्या करेगा जी? रोकेगा, मतलब प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद सेल वॉल क्या करता है? हमारा शेप साइज मेंटेनेंस करता है। सेल वॉल शेप साइज मेंटेनेंस करता है। जाहिर सी बात है भाई साहब, जैसे कि ये हमारा बोतल है, जितना बड़ा इसके ये जो सेल वॉल हमारे बाहर से लगे हैं इस बोतल के, उतना ही बड़ा इसके अंदर सेल के अंदर सामान रखा जाएगा। मतलब जो इतना बड़ा इसके अंदर ये बाहर से सेल वॉल लगा होगा, उतनी जो होगा इसके अंदर सामान शेप साइज के रखाएंगे। अब जैसे कि एक बोतल हम इसको लेते हैं तो इस बोतल के अनुसार इसका शेप साइज अलग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको? मतलब कहे कि मेरा ये अर्थ हुआ कि हमारा सेल वॉल जो होते हैं ये शेप साइज क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। शेप का मतलब आकार और साइज का शेप का मतलब होता है आकार, वही चीज होता है, दोनों का मतलब वही चीज होता है। शेप साइज क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब अगला हम जानेंगे जो सेल वॉल जो होता है इसके स्ट्रक्चर सिंगल लेयर होता है। सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं सेल के, इस तरीके से सिंगल लेयर होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसकी स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, द्विपर्ती होता है। आपने बर्गर खाया होगा तो बर्गर के देखते होंगे बिचुआ से फाड़ के ओकर अंदर अचर कचर जो भरता है, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है? बर्गर का होता है। तो उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? हमारा बाई लेयर्ड होता है या डबल लेयर्ड बोल सकते हो। लेकिन सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर सेल के अंदर सेल वॉल का होता है, लेकिन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर किसका होता है जी? सेल मेम्ब्रेन का होता है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखो, अब सेल वॉल
अब बातें होता है कि सेल वॉल, आखिरकार सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है। अब हमने कह दिया कि सेल को प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल, तो यकर निर्माण कैसे हो वो है। हमने कह दिया कि हम लोग का दीवार, ये जो है घर का दीवार है, मकान, ये प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। तो कोई कहेगा नहीं कि सुरक्षा दे है तो हम अपनों ले बने हुए, बताओ ये कौची कौची से बना है, इसका निर्माण कौची कौची से दीवार से होता है। तो आइए समझते हैं कि सेल के अंदर सेल वॉल का निर्माण क्या क्या चीज से होता है। तो सेल वॉल, सभी के अंदर के सेल वॉल के निर्माण सभी अलग अलग चीजों से होता है, लेकिन हम लोग जैसा जैसा मतलब ईटा, सीमेंट उमेंट से जिस तरीके से छड़ गिट्टी से करते हैं, उस तरीके से सेल के अंदर हमारा प्रोटेक्शन के लिए वॉल नहीं बनाया जाता है। इसके लिए अलग अलग चीजों का निर्माण करके सेल वॉल बनाया जाता है। जैसे कि आइए देखते हैं प्लांट का सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल क्या चीज से मिलकर बनता है। तो प्लांट का सेल वॉल बनता है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से। किससे बनता है जी? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बनता है। अब कहिएगा इस सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की होता है। तो भाई साहब, जब हमने कार्बोहाइड्रेट चीजें के कुछ भी ऐसे चीजों को हम खाते हैं, जैसे कि रोटी, ब्रेड, मतलब जो भी वैसे कुछ मीठे चीज खाते हैं, मीठा चीज ही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो आपको पता होगा कि वो कार्बोहाइड्रेट एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में टूट जाता है। ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, माल्टोज में, गलेक्टोज में, मतलब हर एक चीज के एक छोटा छोटा पार्टिकल में टूट जाता है, क्योंकि उसे को खाता कौन है? सेल खाता है। हम थोड़ी खाते हैं, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो छोटा छोटा पार्टिकल में टूट के टोटल रस कस के चुभा जाता है और उसको सेल पीता है। हम नहीं पीते हैं, और बाकी सारा चीज जो बच जाता है सब भोरे बाहर निकल जाता है और टोटल चीज को गार लेता है, रस को, और क्या करता है? सेल पी लेता है उसको। तो मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट चीज खाते हैं उसी से क्या बनता है जी? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज बनता है। क्या बनता है? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। और जब यही सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से हमारा प्लांट का सेल बनता है। किसका सेल बनता है? प्लांट का सेल बनता है। देखिएगा, प्लांट का सेल वॉल काफी हार्ड होता है। काफी हार्ड होने का मतलब यही होता है कि उसके सेल वॉल जो है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बने हैं। और आपको पता होना चाहिए, मीठा चीज से बना हर एक चीज हार्ड होता है। जैसे कि हम बताते हैं, आप घर में क्या करो, चीनी लो, चीनी लेकर आप उसको कस के क्या करो, तो गांव भर में कोई कहता है सिवरा बनाना, सेवरा कोची कहता है जी, अरे सेरा को, उसको देखो ना, कोई पकिया बनाओ। जब पकिया बनाते हो अब पूरा कस के गाढ़ा कर दो और कुछ देरी के बाद छोड़ दो और एकदम पत्थर रियन हो जाएगा। तू ओकरा से लेके केकरो मार देगा तो सर कपाड़ फूट जाएगा। मतलब सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से मिलकर हमारा प्लांट का सेल वॉल बनता है। मतलब कहे के हो गया कि सर प्लांट का सेल वॉल जो होता है काफी हार्ड होता है। काफी हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसका निर्माण सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से होता है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से होता है। इसलिए तुम देखा होगा कि तुम प्लांट्स को क्या करता होगा, जब खेलता होगा, कूदता होगा, गांव के भाषा में जरा दोल बत्ता कहते हैं। अब वो दोल पत्ता खेलता होगा तो कभी टहलिया पर, कभी डहलिया पर, कभी लात मार दिया फ्लाक पर टहनी को, तो कौची कहता है कि अरे भाई मारो हो, कस के काने लगता है पेड़ पौधा। और मैं ये मरल को देखी पिठिया पर लती है, मरल को एकदम धैल, एकदम छोड़ा राड़ है, एकदम पूरा पिठिया पर लती है, मरल ऐसे करता है? नहीं करता है, क्योंकि उसके सेल वॉल हमारा सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज हार्ड चीज से मिलकर बने हैं और उसको दर्द वर्द नहीं होता है। अगर किसी अंग को तू डैमेज भी कर देगा तो वो रिकवर कर लेता है। लेकिन हम लोग के अंदर भाई साहब सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए कोई ऐसे करके मरल को कस के तो आगे मई मार दिल को, कस के एकदम दिल को दहिया तोड़ दिल को, पीछे से कस के भोकल को, अरे बाप रे भोक दिल को। लेकिन जाके तू प्लांट्स के भोको तो ऐसा होता है कि मतलब एजा पर ही पेड़वा उछल के भाग गलो दूसर जगह, नहीं भागेगा, क्योंकि उसके जो है सेल वॉल काफी हार्ड मटेरियल से बने हैं, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से। जबकि हमारा एनिमल्स में और हमारा ह्यूमन शरीर में एक ऐसा हमारा सेल वॉल है जो नहीं पाया जाता है। बाकी
प्रेजेंट इन ऑल टाइप सेल, जितने प्रकार के धरती पर कोशिका हैं सबके अंदर सेल वॉल पावल जाओ भैया। लेकिन एगो हमनिए सब बदकिस्मत ऐसन हियो जे हमनी के अंदर सेल वॉल पावल नहीं जाता है। हम लोग के अंदर और एनिमल्स के अंदर हमारा सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए कोई मरल को तो अरे बाप रे बाप मार के दिल को तोड़, इस तरीके से होता है। समझे बातों को। लेकिन फंगी, कवक जो होते हैं, कवक का सेल वॉल की बात करेगा तो कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। उसी तरीके से अगर एल्गी की बात करता है तो एल्गी भी एक प्रकार का प्लांट्स होता है। तो एल्गी का सेल वॉल हमारा सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लाइकोन्स और कुछ मिनरल्स बोले तो खनिज से मिलकर बनता है। किसका? एल्गी का सेल वॉल मिलकर बनता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज ये सब है भाई साहब कि किसका सेल वॉल क्या चीज से मिलकर बनता है। हम लोग के अंदर तो सेल वॉल पावले जाओ तो बनतो कोची भेड़िया, लेकिन इस सब प्लांट के सेल हमारा कौची से बनता है? फंगी का सेल कौची से बनता है, एल्गी का कौची से बनता है, और हमारा हम लोग का कौची से बनता है, इसके बारे में जरूर जानिए। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक। एक चीज और जानिए, इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर कोई मीठा है तो वो सेलुलोज है। जो कहते हैं ना तेरे इसक से मीठा कुछ भी नहीं, भाई साहब सेलुलोज से मीठा कुछ भी नहीं। हमारा सेलुलोज क्या है? सेलुलोज से मीठा कुछ भी नहीं। और एक बात को ध्यान में रख लीजिए, पैटा के डोरी में गेठी एगो बांध लीजिए आप अपना नाम से, मेरा नाम से। यहां देखिए क्या होता है, नो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में सेलुलोज के डाइजेशन नहीं होता है। क्या हम लोग के अंदर मीठे चीज का डाइजेशन नहीं होता है? क्या समझ में आया बातें को? सेलुलोज का डाइजेशन मानव शरीर में नहीं होता है। इसीलिए क्या देखे होंगे हम लोग के जल्दी कुछ ज्यादा अगर मीठा तीठा खा लो तो हो गलो शुगर, एकदम ओरा घाव हो गलो फुसड़ी, तो फुसड़ी से बन गलो भोकंदर। काहे कि उसके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। बाकी चौपाया हमारा जानवर जो होता है, जो हमारा ये होता है मतलब रूमिनेट एनिमल्स जो होते हैं, जिसको जुगाली जानवर कहते हैं। जुगाली जानवर का मतलब होता है दम भर ढीड़ा पहले खा ले को, और जब ओरा शांति मिल गलो तो बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसको कहते हैं जुगाली जानवर, या फिर आप इसे कह सकते हैं रूमिनेट एनिमल कह सकते हैं। तो उस प्रकार के जानवर में हमारा सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, जबकि मानव शरीर के अंदर हमारा डाइजेशन नहीं होता है। जबकि लेकिन जुगाली जानवर जो हमारा ऐसे ऐसे करके खाते हैं मुँह छितरा छितरा के, उसके अंदर सेल्यूलोज के डाइजेशन होता है। इसीलिए कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि ऐसा कभी सुने हैं कि फलानमा के बकरिया के हो गलो है कोई डायबिटीज हो गलो है, कहियो ना होगा डायबिटीज, क्योंकि ओकर शरीर के अंदर फैक्ट्री लगल हो सेलुलोज के डाइजेशन करेले, जे हमार शरीर के अंदर नहीं है। तो हमारा सेलुलोज का डाइजेशन ध्यान में रखिएगा, मेन पॉइंट कि सेलुलोज का डाइजेशन मानव शरीर के अंदर नहीं होता है। लेकिन जुगाली जानवर का नाम बता देगा अगर, जैसे कि गाय का नाम बता दिया, बकरी का नाम बता दिया, भेड़ का नाम बता दिया, वैसा कोई भी जानवर जो मुंह छितरा छितरा के खाता होगा उस सभी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब आगे की बात करते हैं। अब हम चैप्टर को थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं, अब थोड़ा अच्छी अच्छी चीजों के भी बातें करते हैं। अब आते हैं सेल ऑर्गेनिलीज। सेल ऑर्गेनिलीज का मतलब होता क्या है? सेल का मतलब होता है कोशिका और ऑर्गेनिलीज का मतलब होता है कोशिकांग। क्या होता है? कोशिकांग। मतलब सेल के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो भी हमारा अंग पाए जाते हैं उसी को हम सेल ऑर्गेनिलीज बोलेंगे, या बोलेंगे तो कोशिकांग बोलेंगे। क्या कहेंगे? कोशिकांग। अरे कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनिलीज इज कॉल्ड, हमारा क्या कहला जाएगा? कोशिकांग कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत? कोशिका के अंग को ही हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। आपको कोशिका के अंदर भी बहुत मटेरियल होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बहुत से चीजों का, लाइसोसोम के नाम सुना होगा, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के सुना होगा। उसके बाद आप किसके किसके सुने होंगे?
उसके बाद आप सुने होंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो प्रकार के, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सब एगो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये सब जो भी हमारा सेल के अंदर मौजूद रहेगा, ये एक सेल के अंदर जो भी मटेरियल कुछ ऐसे मौजूद रहेंगे, जो भी मटेरियल मौजूद रहेगा तो ये कोशिका के अंग कहलाएंगे, और सभी के मिला देंगे तो कोशिकांग कहलाएंगे। मतलब सेल ऑर्गेनेलिज किसे कहेंगे? कोशिका के अंग को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज के पहला चीज जो इंपॉर्टेंट चीज को बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोशिका का एक अंग कहलाता है। न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का एक अंग कहलाता है, एक अंग होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। अगर कहेगा न्यूक्लियस को डीपली से पढ़ना, एकदम खखोर के न्यूक्लियस के पढ़ लेना, क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। न्यूक्लियस के एकदम कस के पढ़ना कौची कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो इस न्यूक्लियस के डिस्कवर का याद रखिएगा। इस न्यूक्लियस को पता करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो इनका नाम भी वही था जिसने सबसे पहले डेड सेल के बारे में बताया, रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक साहब ने हमारा न्यूक्लियस के बारे में बताया, सेल वॉल के बारे में बताया और डेड सेल के बारे में बताया। या सबसे पहले सेल का पता कौन लगाया? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन लिविंग सेल का पता सबसे पहले कौन लगाया? तो लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो चलो अब इस न्यूक्लियस के कुछ खासियत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अब कोशिका का अंग है तो कोई ना कोई काम करता होगा। अरे हम लोग के जैसे कोई अंग है, हमर मनीषवा के अंग, मतलब ये हाथ हो गलो, गोड़ हो गलो, जे भी चीज है ये हमारा अंग है। तो ये सब अंग, जैसे बोले कि देखिए हमर अंदर हाथ हो, तो तुम पूछेगा ना ये हाथ के कोची काम हो, तो ये हाथ से तो थोथुन चूरे के काम आता है। मतलब ये हो गया हमारा कि किसका क्या काम है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस है तो इसका क्या काम है? तो देखिएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस है तो इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है? सेल को सेल ब्रेन माइनेज कहा जाता है। चलिए आइए, थोड़ी सी बिजली चली गई थी, मतलब समस्या के लिए खेद है, क्योंकि आपके बिजली में छेद है। चलिए आते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु की माया है, कहीं पे धूप तो कहीं पे छाया है। क्या करोगे, कभी लाइट बिजली चल जाता है, गरीब इंसान का कोचिंग ना है भाई साहब। देखिएगा अब यहाँ समझिए क्या बता रहे थे हम जी? हाँ, कार्य बता रहे थे न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का काम क्या है? इसे सेल ब्रेन माइनेज करता है। क्या करता है? सेल के ब्रेन माइनेज करता है न्यूक्लियस। मतलब सेल के अंदर कितना न्यूट्रिशन चाहिए, क्या चाहिए, क्या अवेलेबल करवाएं, कितना ग्लूकोज लाएं, सब का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहा जाता है। जैसे कि हमर अंदर दिमाग कौची कहता है? जैसे रे हाथ उठाओ रे, हाथ उठाएं, अरे पैर कैसे करो रे, पैर ऐसे करो। तो ये 1400 के दिमाग, 1400 ग्राम के दिमाग हमारा टोटल चीज का ब्रेन माइनेज का काम करता है। उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन माइनेज का काम करता है। क्या चीज का? ब्रेन माइनेज का काम करता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस धरती पर जितना प्रकार के सेल है सभी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एकमात्र ऐसा एकलौता सेल है आरबीसी का सेल। आरबीसी एक ऐसा सेल है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। एकलौता ऐसे रेड ब्लड सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। मतलब कह सकते हैं हमारा आरबीसी सेल के पास खुद के दिमाग नहीं है, वो दूसर के दिमाग से चलता है। क्योंकि आरबीसी के पास क्या नहीं उपस्थित होता है जी? न्यूक्लियस नहीं होता है। एकमात्र ऐसा आरबीसी सेल है जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो इस जाहिर सी बात है इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता नहीं लगाया जा सकता है।
क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होंगे उसी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और उसी से पता चलता है कि फलानमा किसका लालनमा है। तो अब बताओ भाई साहब, इसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए का पता चलेगा? कहियो नहीं पता चलेगा। इसलिए अपन वाली के अगर कुछ लगे मन में ख्याल आवे तो डायरेक्ट वो होशियार रहेगी, पहले से पढ़ल ने, और कहेगा जरी चेक करबो जरी तू अपन सेल दे तो वो आरबीसी दे देगी तोरा, लेकिन तू अपने पहले होशियार है। तू पकड़ेंगे झखुरबे और कहेंगे बलिए लाओ, और बलिया से क्या हो जाएगा, आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मैच करेगा। मतलब आरबीसी के छोड़ के पूरा शरीर के किसी भी अंग से, एगो मैल से भी, एगो स्किन से भी, एगो बाल से भी, एगो नाखून से भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पता चल जाएगा। लेकिन आरबीसी के न्यूक्लियस से चाहेगा फिंगर प्रिंटिंग का पता कर लें तो इम्पॉसिबल भाई साहब। इसलिए ज्यादा होशियार बनतो तो धरिया कस के कहीं अरे तू आरबीसी के सेल दे रही है और अंदर न्यूक्लियस पावल जाता है, तो उससे क्या मांगोगे? 100 टोटल सेल मांग लेना, डब्ल्यूबीसी मांग लेना, प्लेटलेट्स के मांग लेना, लेकिन आरबीसी के सेल उसके पास नहीं लेना, क्योंकि चालाक है और जानती है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए, अब इस न्यूक्लियस को 4 पार्टों में बांटा गया। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस, और तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, और चौथा क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका, और न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव, और क्रोमैटिन का मतलब क्रोमैटिन ही होता है। मतलब हमने कहा न्यूक्लियस को कितने पार्ट में बांटा गया? 4 पार्ट में बांटा गया। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मतलब होता है केंद्रिका, और तीसरा हमारा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, और चौथा होता है क्रोमैटिन। चौथा कौन होता है? क्रोमैटिन। तो ये 4 पार्ट हमारा सेल के किसके अंदर आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। अब ये सब के काम ही के अनुसार, हमारा नाम के अनुसार ही काम करेगा ये सब। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हिंदी होता है केंद्रिका झिल्ली। मतलब जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन कोशिक सेल को हमारा सुरक्षा प्रदान कर रहा था, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होगा वो न्यूक्लियस के सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या चीज से? कि कहीं न, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए होता है। कहीं न्यूक्लिक एसिड से छटक नहीं जाए डीएनए आरएनए, एरे चलते चारों पट्टी से बांधने रहता है कि बेटा तोरा जाए ले देबो। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब स्टॉप, मतलब क्या करता है? न्यूक्लियस से बाहर निकलने में डीएनए आरएनए को कि बाहर नहीं निकल जाए, हमारा मदद करता है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आरएनए होते हैं कहीं बाहर नहीं निकल जाए, इसीलिए हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब न्यूक्लियोलस के क्या काम है? न्यूक्लियोलस का फंक्शन ये होता है कि सबसे पहले हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले न्यूक्लियस हमारे कौन होते हैं जी? न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, कोशिका को विभाजन करने में सबसे अहम भूमिका न्यूक्लियस का कौन पार्ट अरे यार क्या बोल रहे हैं हम, कुछ ही बोल रहे थे। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर कोशिका को विभाजन करने में कौन सा पार्ट न्यूक्लियस का मदद करता है? तो हमारा करता है न्यूक्लियोलस। कौन करता है? न्यूक्लियोलस। और ये जो होता है हमारा कोशिका के अंदर देखेंगे डार्क पर्पल कलर का दिखता है, डार्क पर्पल कलर का हमारा न्यूक्लियोलस होता है। अब आइए न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड का मतलब होता है द्रव। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारा न्यूक्लियस प्लाज्म कहलाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाते हैं। और इसका ये प्रेजेंट, इसी के अंदर उपस्थित
इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं डीएनए आरएनए। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारा डीएनए और आरएनए होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो गेठी बांध लीजिएगा कि डीएनए आरएनए प्रेजेंट इन किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। क्या कोई दिक्कत? और क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब होता है ये भी हमारे होते हैं न्यूक्लियस के पार्ट। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा संरचना होता है, और इसी धागे नुमा संरचना से आगे जाकर क्रोमोसोम का निर्माण होता है। जो आपने पढ़ा होगा गुणसूत्रों के बारे में, मनुष्य के गुणसूत्र 23 पेयर से बने होते हैं। मनुष्य के सेल के अंदर, कोशिका के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। उसी तरीके से सभी कोशिका के अंदर अलग अलग पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन कहेगा क्रोमोसोम बनाने में मदद कौन करता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही क्रोमैटिन हमारा आगे जाके क्या बनता है? क्रोमोसोम का निर्माण ले तक करता है। मतलब आप समझ गए होंगे, पूरी क्लासों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अरे जैसा चाहे क्लास लेना वैसा नहीं ले पाए, क्या बताएं, 2-3 बार लाइन काट के हमारा मूड दम दही कर दिया। एगो रेगुलर रहता है तो कर बातें अलग रहता है, 2 बार 3 बार लाइन कट गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं, आप बढ़िया तरीके से आप इसकी एक पहले स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी स्क्रीनशॉट आप अगर दिख रहा है तो आप ले लें, बढ़िया से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका हट जाते हैं, चलिए ढंग से ले लीजिए का स्क्रीनशॉट, टोटल चीज समझ में आ जाएगा। चलिए हो गया। चलिए अब टोटल लेक्चर को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, और जो भी पहला पार्ट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख ला बाबू। अब देखिए, अब क्या कीजिए आप लोग, पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा पार्ट को फिर से अगर नहीं समझ में आए तो आप देख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब चलो यहां तक आने के बाद आज की क्लासों को यहां तक हम समाप्त करते हैं, और बाकी की क्लासें हम नेक्स्ट संडे को लाने का प्रयास करेंगे, इसी टाइम में लाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसी तरीके से धैर्यपूर्वक बनाए रखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर दबा के करते रहेंगे दोस्तों के साथ। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।